नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात आज उपचुनाव के रण की। तो बिहार में आज 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है और आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और दोनों ही सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का मुकाबला बीजेपी के सोनम देवी से है, तो वहीं गोपालगंज में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक रहे सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का मुकाबला आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता से है। यहां बीएसपी की इंदिरा देवी तीसरा कोण बनाने में जरूर जुटी हुई हैं। आज हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एनडीए से जेडीयू के अलग होने और महागठबंधन में जेडीयू के जुड़ने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव है। गोपालगंज जहां पर 20 सालों से बीजेपी के लिए अभेद्य किला यह बना हुआ है, तो वहीं पर मोकामा की अगर बात कर लें तो अनंत सिंह का सालों से क्षत्र राज मोकामा में अब तक बना हुआ है। चुनाव प्रचार में गोपालगंज में जहां आरजेडी ने बीजेपी के इसी किले को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई, तो वहीं मोकामा में बीजेपी ने अनंत सिंह के गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश की है। अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है। आज शाम 6 बजे तक इन दोनों ही क्षेत्रों की जनता मतदान में भाग लेगी, यानी वोट कास्ट कर पाएगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की जनता से यह अपील करता है कि वो मतदान में हिस्सा जरूर लें। और बड़ी खबर यह कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 7 बजे का वक्त, अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान यहां पर लोग कर पाएंगे, वोट कास्ट कर पाएंगे। दांव पर बीजेपी और आरजेडी की प्रतिष्ठा इस वक्त है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और आरजेडी में जोरदार टक्कर और अब इंतजार जनता का, क्योंकि अब जनता की बारी है। तमाम लोक लुभावन वादे हो चुके, अब आज जनता वोट कास्ट करेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक का वक्त है जब वोट कास्ट करते हुए यहां की जनता यानी मोकामा और गोपालगंज के लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है। ड्रोन कैमरों से निगरानी जो है वो यहां पर की जाती रहेगी। एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। 9 ड्रोन कैमरों से मतदान की निगरानी की जा रही है, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 331 मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए 3,31,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल अब सुबह 7 बजे से शुरू कर चुके हैं। और सबसे पहले बात गोपालगंज विधानसभा की कर लेते हैं, जहां पर विधायक कौन और इसका फैसला निर्णय जो है वो आज यहां के वोटर करने वाले हैं, यहां की जनता करने वाली है और वो भी अपनी वोट की चोट से। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और इससे पहले मतदान केंद्रों पर मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। मॉक पोल यानी कि एक आर्टिफिशियली तरीके से यह देखा गया कि मशीन दुरुस्त है या नहीं है, काम कर रही है या नहीं कर रही है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 50 मॉक पोल डाले गए और मतदान केंद्र संख्या 153 और 154 का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से किसका भाग का होगा उदय और कौन शिकस्त खाएगा, इसका फैसला आज मतदाता करेंगे। यहाँ पे गोपालगंज में 3,31,000 मतदाता हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ पे पोल शुरू होगा। और अभी देखिए ये बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 101 गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। मतदान केंद्र संख्या 153, 54, 55, 56 यहाँ पे है और यहाँ मॉक पोल जो है वो शुरू हुई है। मॉक पोल जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अपना वोट का इस्तेमाल 7 बजे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनके निगरानी में यहाँ पे मॉक पोल जो है वो पोलिंग एजेंट के द्वारा किया जा रहा है। सब सीधा टक्कर जो है
वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में है। वैसे यहाँ पे 9 प्रत्याशी हैं, जिसमें 7 पुरुष 2 महिला हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मॉकपोल जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ मॉकपोल जो है वो शुरू है और 50 मॉकपोल होंगे, जैसा कि नियमावली है उसके तहत। हाँ, 50 मिनिमम जो है वो यहाँ पे उसका पोल होगा। तो शांतिपूर्ण व्यवस्था हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल करे, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो पुख्ता की गई है। सुबह से ही सुरक्षा प्रहरी जो है वो तैनात है, मुस्तैद है और कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए ये व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। कह सकते हैं कि इस दिन का इंतजार प्रत्याशी से लेकर के मतदाता को था। लगातार जो विभिन्न दल के जो नेता हैं, चाहे आरजेडी से तेजस्वी यादव हों, बीजेपी से तमाम बड़े चेहरे हों, सभी ने यहाँ पे आकर के मतदाताओं को रिझाने की पुरजोर कोशिश की और अब आज ये फैसला मतदाता लेंगे कि वो किसे अपना विधायक चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज विधानसभा के कुल 3 प्रखंडों में 331 मतदान केंद्र पर वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 3,31,000 से ज्यादा वोटर जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस वक्त हैं और जिनकी किस्मत का फैसला जो है वो आज यहाँ की जनता जनार्दन कर रही है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन की जो बात है वो पूरी तैयारी नजर आ रही है। डीएम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। तो 2 उपचुनाव की सीटें हैं विधानसभा की, गोपालगंज और मोकामा की तस्वीर भी जरा जान लीजिए। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है और अब जनता की बारी है। बूथों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मोकामा के बूथ संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तमाम बूथों पर तैयारियां पुरजोर की गई और इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। मोकामा विधानसभा का विधायक कौन होगा यह आज तय हो जाएगा। मतदान शुरू होने वाला है, उसके पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 3 है मोकामा विधानसभा के। उपचुनाव में काफी सियासत हुई, काफी बातें हुई, 2 उम्मीदवार में सीधे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन उसके पहले मतदान की तैयारी क्या है वो हम दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 3 से यहाँ पर मॉकपोल की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि 7 बजते ही यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगा। तमाम लोग जो चुनाव के कराने वाले लोग हैं, उसके अलावा जो एजेंट होते हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तैयारी पूरी है और उसके पहले हम बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं सुरक्षा को लेकर के, चूंकि काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है मोकामा और उपचुनाव है। यहाँ पर कई चर्चाएं हैं, उन सबों के बीच यहाँ सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके। बाहर सड़कों पर भी लोग धीरे धीरे बूथ की ओर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। वो भी इंतजार में है कि जैसे ही 7 बजेगा वोटिंग शुरू होगा वो यहाँ आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो तैयारी पूरी है मोकामा विधानसभा की और खास तौर पर यहाँ 2 उम्मीदवारों में सीधे टक्कर है, कहा जा सकता है कि एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों में, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आज होगा। हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 मोकामा। वहीं मोकामा विधानसभा के पंडारक प्रखंड के बूथ संख्या 25 और 26 पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी वोटर धीरे धीरे वोटिंग जो बूथ हैं वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं, लेकिन बूथों पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं मोकामा विधानसभा के पंडारक प्रखंड में, जहां आप एक बूथ को देख सकते हैं। काफी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया है। यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरा तैनाती है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मेन लड़ाई है राजद के नीलम देवी और बीजेपी के सोनम देवी के बीच में। एक मतदाता यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस बार सोच के चुनाव में है, क्या वोट करना है? इस बार सोच के यही वोट करना है कि जो भी मुद्दा है जनता का मुद्दा होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू मुद्दा होना चाहिए। यानी विकास की बातों को जी, विकास के बात पे ही कुछ वोट दिया जाएगा। तो मोकामा में विकास के मुद्दा लोग देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं। जब अगर विकास का मुद्दा, मैं तो नेता सबको
अति है, गुमराह करता है, जे मन होता है जे बोलता है, उसको भी जनता के प्रति बोलना चाहिए। लेकिन जनता का मुद्दा तो यहाँ उठता नहीं है, तो जनता क्या समझेगा कि जनता का मुद्दा क्या है नहीं है। अभी सुबह का समय है, आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है मतदान कर्मी पहुँच चुके हैं। मतदाता जो है वो अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज इंडिकेशन दिया गया, हर एक चीज बताया गया कि चुनाव में अगर आपके पास क्या क्या लेकर आना, आधार कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, तो इन सब चीज़ों को आप ले आकर अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। अपना मतदान दीजिए। और लोग जो है धीरे धीरे, सुबह का टाइम है, अभी लोग कम आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। एसडी और एसपी ने ऐसा बताया कि हर एक बूथ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहेगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। तो मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम सुबह 5 बजे से काम करने लगा है और दोनों ही विधानसभा के लिए कंट्रोल रूम में सेक्टर बांट दिए गए हैं। ईवीएम में गड़बड़ी सहित किसी भी प्रकार की शिकायत अगर मिलती है तो इसे लेकर तुरंत कंट्रोल रूम से संज्ञान लिया जाएगा। तो ये तस्वीर है उस कंट्रोल रूम से जहां पर हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखती है, कोई परेशानी वोटर को होती है, तो वहां पर उसे लेकर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। मॉनिटरिंग की जाती रहेगी लगातार। और देखिए यहां पर गोपालगंज और मोकामा दोनों ही के लिए अलग अलग सेक्टर्स बांट दिए गए हैं, यानी कि हर किसी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और यहां पर इसी कंट्रोल रूम के जरिए एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अब 7:09 का वक्त हो रहा है। 6 बजे तक शाम के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है। मोकामा और गोपालगंज की बात कर लें और जिन चेहरों पर इस वक्त ये चुनाव हो रहा है, वहां पर ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखा जाएगा कि क्या गठबंधन को लेकर स्वीकार्यता, जो नया गठबंधन इस वक्त बना है, वो वोटर के अंदर किस रूप में नजर आता है। और इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी थी। और मोकामा और गोपालगंज इन दोनों ही सीटों पर जहां पर सबकी निगाह टिकी हुई है, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र हमारे साथ मोकामा से जुड़े हुए हैं, जबकि गोपालगंज की बात करें तो संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गोपालगंज का रुख करना चाहूंगी। अमित, चूंकि गोपालगंज की जब भी चर्चा होती है तो ये गोपालगंज अपने आप में ही सेंटर ऑफ फोकस होता है, बहुत चर्चा में ये सीट हमेशा से रही है और बीजेपी के लिए बिल्कुल साख की लड़ाई है, क्योंकि यहां अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन अब एक नए गठबंधन के तौर पर जो सरकार इस वक्त चल रही है, उस बीच इसकी स्वीकार्यता कितनी है, आज ये जनता जनार्दन यहां की तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे विभाग जिस तरह से समीकरण बदले हैं, पहले ये एनडीए के खाते में ये सीट थी और बीजेपी से यहाँ विधायक हुआ करते थे सुभाष सिंह, जिनकी निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब समीकरण बदला है। अब जेडीयू जो है वो महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है और आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ पे हैं। फिलहाल यहाँ हम दिखा रहे हैं ये मॉडल बूथ है, पिंक बूथ जिसे कहते हैं। तमाम कामकाज जो है वो यहाँ पे महिलाएं खासतौर पर संचालित कर रही हैं। मतदाताओं में अभी उतनी उत्साह नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदाताओं में जाहिर सी बात है कि उत्साह बढ़ेगी, मतदान की प्रक्रिया जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। और आज ये तय होगा कि गोपालगंज का जो अगला विधायक है, अगला जनप्रतिनिधि जो है वो कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे वोटर आ रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल भी ये करना शुरू किए हैं। इन लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने, और बाकी जो है वो आएंगे। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पे समीकरण बदले हैं, सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार आई, तो जाहिर सी बात है कि अब चाहे बीजेपी हो वो अपनी सीट बचाना चाहती है, आरजेडी चाहती है कि एक और सीट बढ़ जाए उनके पास। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही घटक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। प्रचार प्रसार में कोई कसर न तो तेजस्वी ने छोड़ा, न ही बीजेपी की तरफ से तमाम जो बड़े चेहरे थे, जैसे हम बात कर ले डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या पूर्व कई मंत्री हैं, सभी यहाँ पे लगातार कैंप किए हुए थे और सभी ने वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की।
जहां तक बीजेपी ने चाहा कि उनका सीट बरकरार रहे तो उन्होंने भरोसा दिलाया है वोटरों को कि जिस तरह से सुभाष सिंह ने पहले यहाँ पे काम किया है, आपकी समस्याओं का निदान किया है, वो आगे भी उनके पर जो अगले जो विधायक चुने अगर आप चुनते हैं अमित, तो वो करेंगे। अगर संभव हो तो जो तेजस्वी की वोटर बात करें, पहुंच पा रहे हैं महागठबंधन के उनसे जो जरा जो बातचीत नेता यहाँ कीजिए, पे जरा सवाल उनसे उठाए। पूछिए कि इस उपचुनाव में अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय किस तरह के विचार उनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो वोटर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वोटरों की कतार जो है वो मतदान केंद्र संख्या, ये पिंक सिटी मॉडल बूथ जहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो ये मतदान केंद्र संख्या 124 है, जहाँ पे मतदाता आने शुरू हो गए हैं कतारबद्ध होकर के, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी यहाँ पे पहुंचे हैं। और रुझान जो है, जाहिर बात है कि उत्साह जो है वोटरों में नजर आ रही है। तो हम कुछ मतदाताओं से, जैसा आप चाहती हैं विवाह, दर्शकों तक ये बात पहुंचे, लोगों में उत्साह बढ़े, न्यूज 18 लगातार ये अपील भी करता है कि मतदान का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर करें, तो बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि आप मतदान करने आए हैं, उपचुनाव है, जाहिर सी बात है कि कुछ मुद्दे अभी भी होंगे जो आपके जहन में होंगे जो पूरे नहीं हुए, या क्या, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? सब विकास के लिए जो रोड है, सड़क है, जो बनता नहीं है यहाँ, इसके विकास के लिए सरकार को वोट देना है, नया जनप्रतिनिधि चुनना है। जी जी बाबा, आप डंडे के सहारे पहुंचे हैं यहाँ पे। जी, ये बैसाखी वाली सरकार चाहिए, विधायक चाहिए, या मजबूत विधायक चाहिए, क्या चाहिए आपको? मौजूद विधायक हाँ, किस तरह का? अब जगह में दिया हो। नहीं, आप जिसको चाहे वोट दें वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधि अपना जो आपका सेवक हो वो कैसा हो, आपकी बात सुने। आप अपने रास्ते से आ रहे हैं, देख के वोट चल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लौटेंगे, लेकिन चाहेंगे कि रास्ता बेहतर हो। आप बताइएगा कि जनप्रतिनिधि, तो देखिए, वोटर जो है वो जानते हैं कि उनका विधायक कैसा हो, उनका प्रतिनिधि कैसा हो, और उसी का चुनाव करने के लिए यहाँ पर मतदाता जो है वो देखिए, हाले सुबह से ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और उसके बावजूद लोग अब पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। और न्यूज 18 भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है, गोपालगंज और मोकामा की जनता जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और इसका निर्वहन होना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त मोकामा से सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मोकामा की ये सीट, विधानसभा के उपचुनाव की ये सीट बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रखी थी। यहां मोकामा की जनता कितनी उत्साहित है, पोलिंग बूथों की तस्वीर दिखाते हुए जरा उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल सीधी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे मोकामा की। मोकामा विधानसभा बूथ संख्या 3 की ये तस्वीर है, जहां देखिए सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू हो चुका है और लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। अच्छे खासी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। मोकामा के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि यह सेंसिटिव विधानसभा है, यहाँ धनबल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सबों के बीच जो वोटर हैं वो निडर होकर के कैसे मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। और यही कारण है कि सबसे पहले इस बूथ पर जो यहाँ की जो स्थानीय एक महिला है उन्होंने यहाँ मतदान किया है। आपने सबसे पहले यहाँ आकर के आज वोट डाला है। कई तरीके की चर्चाएं मोकामा में है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था जब आप वोट डाल रहे थे? बस यही कि कमल खिलाना और कुछ नहीं। तो देखिए, आमतौर पर जो वोटर होते हैं वो बताते नहीं है, लेकिन ये महिला मतदाता है जिन्होंने बता दिया कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि चुनाव में सिर्फ धनबल बाहुबल का इस्तेमाल होता है। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का इधर विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास, पुराने जो विधायक थे 17 वर्ष से कोई विकास नहीं हुआ, ठीक ना। हम लोग ये जो मोदी जी के विकास की धारा पर चलकर हम लोग इस बार कमल को खिलाएंगे। और तो देखिए, ये जो मतदाता है एक खास पार्टी से, एक खास जिन्हें इन्होंने वोट किया उसके बारे में कह रहे हैं, और भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इन लोगों से हम बात करते हैं। वोट डालने आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? मोकामा में जो काम होना था, जो विकास होना था, क्या वो सब हुआ है यहाँ बढ़िया से? काम के सिलसिले में तो अभी जारी है ये है, उसके बाद अब आगे प्रत्याशी फिर खड़ा हुए हैं तो अपना वही करेंगे, वही निकलेंगे। यहाँ कहा जाता है कि बाहुबल का इस्तेमाल यहाँ की जो सियासत है उसमें होती है, आपको लगता है? कोई बाहुबलियात ही नहीं है, यहाँ जनता अपना है, जिनको मर्जी है उनको देते हैं।
यहाँ कोई बाहुबली या कोई दबाव नहीं है। आज जनता ही बाहुबली है, आज जनता को ही सब सेट करना है। जी सर, जनता को वोट देना है और कोई यहाँ पर दबाव नहीं किसी को है, अपना जिसको मर्जी है उसको देता है। तो बिल्कुल देखिए, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई बाहुबल नहीं है और कोई बाहुबल का इस्तेमाल नहीं, जो जिन्हें वोट देना है वो वोट डाल रहे हैं। और देखिए जो स्थिति है वो हम दिखा रहे थे कि खास तरीके से आप लगता है कहीं आसपास में ड्यूटी करते हैं और यहाँ वोट डालने भी आए हैं। हाँ, एनटीपीसी में करते हैं। अच्छा, एनटीपीसी में आप हैं, कर्मचारी हैं वहाँ के, आपने हेलमेट भी रखा है और मतदान भी करने आए हैं। हाँ। एनटीपीसी आने से तो यहाँ की तस्वीर बदल गई है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू। रोजगार नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खाली कमीशन ही कमीशन है। गड़बड़ी धांधली वहाँ भी है। हाँ, पूरा धांधली। लगता है कि इस बार जब आप वोट करेंगे, जिसे उम्मीदवार चुनेंगे तो सब ठीक होगा, वो आपके उम्मीदवार सब ठीक कर देंगे धांधली? पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो लोग देखिए इस उम्मीद में है कि बदलेगी तस्वीर। जैसे जो शख्स थे, इनका कहना है कि जहां वो काम करते हैं वहां गड़बड़ी है, लेकिन वो इस उम्मीद से वोट जरूर कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ की बदलनी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं है। सब लोगों ने ये सोचा है कि अच्छा उम्मीदवार कौन है, कौन मोकामा की विकास कर सकता है। इन तमाम चीजों के साथ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह का वक्त है और सुबह से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसके अलावा जो अलग अलग जो स्थानीय पुलिस है उसकी टीम लगातार यहाँ घूम रही है, क्योंकि मोकामा का एक बड़ा हिस्सा सड़क के दोनों किनारे में है। बिल्कुल शैलेंद्र, 7:19 का वक्त, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और यहाँ की जनता जागरूक है। जनता जानती है कि अगर एक विधायक का भी चुनाव करना है तो वो विधायक कैसा होना चाहिए, वो विधायक उनके क्षेत्र के लिए कितना कारगर होगा, उनके बीच उसकी अपनी पकड़ कितनी मजबूत है, या अपनों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उसका जुड़ाव कैसा है। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच भी रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग की यह प्रक्रिया चलती हुई नजर आएगी। और जिन दिग्गजों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये दिग्गज जो हैं, इन दिग्गजों के लिए भी और इनकी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा मैसेज भी देना है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत एजाज साहब आपका। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत संतोष जी आपका भी। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय जी आप ही के पास जाऊंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से क्या आकांक्षा होगी, क्या अपेक्षा होगी, स्वाभाविक है, लेकिन मैं निष्पक्ष तरीके से आपसे समझना चाहती हूं। 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटें, लेकिन इन दोनों ही सीटों में हमने देखा कि इसे नाक और साख दोनों की लड़ाई मानते हुए जी जान से यहां पर पूरी ताकत झोंकी गई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस सीट पर होने वाली जीत और हार तय करेगी। स्वाभाविक है, हर पार्टियां चाहती है कि हम इस सीट को अपने पास रखें। जहां तक गोपालगंज की बात है, वो ऑलरेडी एनडीए के खाते में वो सीट थी। सुभाष सिंह जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है और उनकी पत्नी को पार्टी ने वहां बजाबते कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। आरजेडी के तौर पर अनंत सिंह जी यहाँ अनंत सिंह की पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं मोकामा में। वो भी उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई और अब उनकी पत्नी वहां पर बतौर उम्मीदवार के तौर पर है। तो 2 चीजें आपको दिखेगी कि दोनों जगह जो उम्मीदवार हैं वो दोनों जगह महिला उम्मीदवार हैं। गोपालगंज में भी सुभाष सिंह की पत्नी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर रिप्रेजेंट जो पहले वो कर रहे थे, अपनी पत्नी को उतारे हैं। यहाँ अनंत सिंह जी ने अपनी पत्नी को उतारा है। रह गई बात कि जो बाकी पार्टियां हैं वो भी अपने तरीके से प्रयास कर रही है। मोहन गुप्ता जी आरजेडी के तौर पर वहां कैंडिडेट हैं गोपालगंज में, और यहाँ पर भी जो कल तक जेडीयू के साथ थे उन्होंने अपना पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में गए और अपनी पत्नी को उम्मीदवार उन्होंने बनाया हुआ। ठीक है, पार्टी कैंडिडेट अपने तरीके से प्रयास करते हैं कि ये जनता हम पर भरोसा करे और हमें मौका अगर सेवा करने का दे
तो मैं बेहतर कर करके दिखाऊंगा, या जो मेरे ऊपर जिम्मेवारियां होंगी उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। सैद्धांतिक तरीके से चीजें बहुत अच्छी लगती, लेकिन एक लोकतंत्र की विडंबना कह लीजिए कि जब 5 वर्ष का उनके पास वक्त होता है, ये तो बाई इलेक्शन है, कम वक्त मिलेगा इनको, लेकिन ये जनता की जो हकीकत में कितना कारगर है और हकीकत में क्या सचमुच ये तस्वीर बदलती है? जनता क्या इसे सचमुच मानती है कि 5 सालों में जिस विधायक ने काम नहीं किया, अगर हमारे पास फिर से चुनाव करने का मौका आया है तो वो तमाम चीजें उसके ज़हन में दौड़ती हैं, या फिर एक ही बार वही चीज पुनरावृत्ति के तौर पर नजर आती है? इसी को आज यहाँ की जनता सुनिश्चित कर रही है। संतोष पाठक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं। एजाज जी, बड़ी सफगोई से और आपसे सीधे सवाल मेरा ये कि क्या नीतीश कुमार के प्रचार में नहीं जाने से आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, या उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मलाल है आप लोगों को, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, सभी लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चोट लगा था और वो पेट और पैर में चोट के कारण यात्रा करने में असमर्थ रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वयं भी बताया है और आप लोगों को बताने का, दिखाने का भी काम किया है। और सब लोगों को पता है कि कोई आदमी अगर डॉक्टरों के अनुसार नहीं काम करता है तो क्या कठिनाई होती है। डॉक्टर ने उनको बड़ी यात्रा करने से मना किया, ये सब लोगों को पता है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सेहत को भी, मानवीय संवेदना को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसको अपने लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया और उस मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जुमलाबाजी करती रही है, कम से कम वो सेहत के मामले में किसी के साथ मानवीय संवेदना रखने का काम करे। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये उसकी सोच पर तरस आता है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी छोटी सोच है और किस तरह से वो मानवीय संवेदना के प्रति। एजाज जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, जनता ये समझती है कि नीतीश कुमार को चोट लगी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए, और जो जेडीयू की तरफ से, पार्टी की तरफ से होना चाहिए था तमाम उनके प्रतिनिधियों के पहुंचने का, वो तमाम कार्य किए गए, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई ज्यादा निराश होने वाली बात नहीं है आरजेडी के लिए। संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष जी से ही पूछ लेती हूँ। संतोष जी, क्यों सेहत जैसे विषय को भी सियासत से जोड़ दिया जाए? राजनीति अगर उससे भी होने लगे तो फिर क्या जीतने के लिए विधायक का कार्य काफी नहीं है, उसके प्रति जनता का जुड़ाव काफी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं मन में शंका थी, संशय था, इसलिए तमाम दूसरे पहलुओं को भी ढूंढा जाता रहा? विभा जी, इस बात में कहीं किसी भी प्रकार का शंका नहीं है कि नीतीश कुमार जी को प्रचार में जाना ही नहीं था। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कि लालू जी ने उनको जाने से रोका कि आप प्रचार में मत जाइए। देखिए, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। लालू जी ने उनको प्रचार में जाने से रोका इसलिए कि अगर आप गलती से भी चले जाएंगे तो जो भी जीतने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरज रखिए। नरेंद्र मोदी जी को किसने मना किया था? सुनिए, जो यहाँ तो लालू जी ने उनको मना कर दिया तो नीतीश कुमार जी अपना कुर्ता उठाकर घाव दिखाने लगे। मुख्यमंत्री जी के पिछले 20 दिनों के भाषा को आप आकलन कर लीजिए विभा जी, आपको ये बात समझ में आ जाएगी नीतीश कुमार जी भारी निराशा में जी रहे हैं, भारी निराशा में। उस निराशा का प्रमुख कारण ये है कि आज तक जिसको वो कहते रहे कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, ये चुनाव उसी को साबित करने के लिए पहला पैमाना है। संतोष जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टोकूंगी, मैं इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि आपके अपने ही बयानों में विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ आपके तमाम लीडर ये कहते रहे कि कैसे जाएंगे वैसे जनप्रतिनिधि के लिए, वैसे विधायक के लिए पीछे खड़े होने या उनके लिए प्रचार करने जिनका संबंध शराब से रहा हो। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आपके लालू प्रसाद ने कहा कि आप न जाइएगा, आपके जाने से नुकसान हो जाएगा। तो ये अपना ही विरोधाभास नजर आता। हम लौटेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे और एजाज अहमद साहब से भी पूछेंगे। एक सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र का, मोकामा से हमारे साथ
सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि मोकामा की जनता ये जान रही है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आज वही सही गलत का चुनाव करने के लिए वो यहाँ पर वोट कास्ट कर रही है। जरा एक बार फिर से मोकामा की तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ के बूथ संख्या 3 की तस्वीर दिखा रहे हैं और खासतौर पर देखिए यहाँ जो लड़ाई है दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और लोग भी बखूबी से अपने उम्मीदवारों को जानते हैं कि कौन उम्मीदवार कैसा है और क्या कर सकता है, और लिहाजा इन तमाम चीजों को सोचते हुए यहाँ पर मतदान करने आए हैं। मोकामा अपने आप में एक अलग विधानसभा माना जाता है, काफी सेंसिटिव इसे कहा जाता है कि विधानसभा है। इस बार आप यहाँ मतदान करने आए हैं, लगता है कि तस्वीर मोकामा की बदलनी चाहिए पहले से जो तस्वीर रही है, या फिर काफी काम हुआ है यहाँ, आप क्या मानते हैं? काम तो हो ही रहा है सर, लेकिन थोड़ा और विकास होना चाहिए। इस नजर देख के आदमी आप वोट करने जा रहा है। क्या है आपका मुद्दा, क्या होगा? सड़क, बिजली, महंगाई, रोजगार, क्या क्या मुद्दा है? भारत का ही मुद्दा है सर, बिहार का ही मुद्दा है, सब जगह का मुद्दा है। तो शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, रोड बढ़िया होना चाहिए, जिससे आम लोगों को आने जाने में सुविधा हो, बेरोजगारी जो दूर हो जाए। बिहार में जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उस पर है। आप सुबह सुबह यहाँ वोट डालने आए हैं, जहन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? ठीक है उम्मीदवार, सही है उम्मीदवार। क्या चाहिए आपको मोकामा में अपने उम्मीदवार से? सड़क, बिजली, स्कूल, शिक्षा। हाँ जी, मोकामा में सर चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, गली चाहिए बढ़िया, नाला चाहिए बढ़िया। और क्या हम लोग सब नहीं बना है अभी? बना हुआ है और थोड़ा बढ़िया से बनना चाहिए सर। ये शिक्षा चाहिए और क्या चाहिए, थोड़ा शिक्षा, स्कूल जो है बढ़िया से थोड़ा ठीक रहेगा सर। कहा जाता है कि दबंग और बाहुबली यहाँ पर। नहीं सर, वैसा बात नहीं है। बाहुबली और दबंग की चीज यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपना अपना मुद्दा है सर, वो सब बात नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो भी इस वक्त निडर और निर्भीक होकर के यहाँ वोट डालने आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं कोई बाहुबली और दबंग का मामला नहीं है। जो उम्मीदवार इन्हें पसंद आएगा उसे ये वोट करने आएंगे। आप भी लगता है कहीं ड्यूटी कर रहे हैं और सीधे वोट डालने आए? ड्यूटी में। कहाँ ड्यूटी करते हैं? NTPC। अच्छा, NTPC में सब ठीक चल रहा है? जी सर, जी सब ठीक ठाक। मोकामा में बदलाव हो गया, जो आप चाहते थे, जो विकास जितना चाहते थे सब मिल रहा है? उतना क्यों पूछ रहे हैं, और लोग से पूछिए। आप नहीं बताएंगे? नहीं सर। तो ये देखिए, ये परिस्थिति है मोकामा की। लोग यहाँ पर बगल में बाढ़ NTPC है, बहुत बड़े संख्या में लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला है और लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और यहाँ पर वोट भी डालने आए हैं। सुबह सुबह का समय है और देखिए अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाएं भी पहुँच रही हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, अपने मत का वो प्रयोग करेंगी यहाँ पर। और एक महिला वोटर आ रही हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। इस बार आप वोट डालने आई हैं, क्या चल रहा है आपके मन में? बदलाव, विकास, क्या सोचा है आपने? बदलाव और विकास। आपको लगता है कि मोकामा में और काम होना चाहिए, मोकामा की जो परिस्थितियां रही है वो बदले और बेहतर हो? क्या कमी दिखती है? शैलेंद्र, यहाँ की जनता जान रही है कि जो काम हुए हैं उससे और बेहतर काम होने की जरूरत है, और इसीलिए जब आज मताधिकार का दिन है, अपने वोट कास्ट करने का दिन है, तो जागरूक मतदाता सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथों तक पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं और गोपालगंज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। गोपालगंज जो कि हॉट सीट बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि यहां पर बीजेपी इसे अपना गढ़ मानती रही है। यह सीट बीजेपी के पास रही है। इस बार के चुनाव पर सबकी निगाहें और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटरों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि ठंड की वजह से ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर वोटरों की संख्या कम है, लेकिन न्यूज़ 18 तमाम वोटरों से, गोपालगंज की जनता से अपील करता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसी गोपालगंज में कुल 330 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है
और ऐसे ही एक मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। क्या कुछ तस्वीरें जरा आप भी देखिए। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और ये शिक्षा विभाग का केंद्र है, मतदान केंद्र। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुल 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि सुबह का वक्त है और ठंड है तो कुछ वोटर कम पहुँच रहे हैं और इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ है। मतदान करने पहुँच गए हैं आप लोग, तो क्या होगा इस बार, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे आप लोग? यहाँ अच्छा काम करने के लिए हम लोग का मुद्दा है और हमारा अधिकार है, तो हम अपना वोट देने आए हैं। कुछ युवा मतदाता है वो कतार में खड़े हैं, क्या कहेंगे? इस बार मतदान देने आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह भी है आप लोगों में। हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। मेरा इस बार पहला मतदान है क्योंकि मेरा अभी भी 18+ हुआ है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ मतदान के लिए। तो देखता हूँ मुझे जो अच्छा, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मुझे जो मतलब अच्छे लगे उनको डिसाइड मैं वोट करूँगा। कुछ और भी लोग हैं, पहली बार उपचुनाव हो रहा है काफ़ी सालों बाद यहाँ पर, क्या कहेंगे मतदान? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर मतदान करेंगे। आप भी मतदान करने आए हैं? जी जी। क्या कहेंगे? हम भी विकास के नाम पर हैं। तो ये मतदाता है और साफ संदेश है कि विकास के तौर पर इस बार जो है मतदान होगा। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और जो मतदान कर्मी है वो भी अपने जो है कार्य में लग गए हैं, मतदान करने के लिए लग गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ मॉकपोल किया गया था। मॉकपोल के बाद जो है सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। गोपालगंज के जो डीएम है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी अनंत कुमार, वो भी लगातार मतदान केंद्रों की निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा गोपालगंज की कुल बात करें तो यहाँ पर कुल 9 प्रत्याशी हैं और भाजपा की प्रत्याशी है कुसुम देवी और इसके अलावा आरजेडी के प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता। इन दोनों के बीच में आमने सामने लड़ाई है। और कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो गोपालगंज में कुल 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल वोटरों की अगर बात करें तो कुल 3,31,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो आज के दिन मतदान करेंगे। मतदान के बाद जो है आज ईवीएम में उन प्रत्याशियों के भाग्य का जो किस्मत है वो भी कैद हो जाएगा और 6 नवंबर को तय हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता अपना विधायक किसे चुनती है और आशीर्वाद किस प्रत्याशी पर देती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो बिल्कुल यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है। विकास, रोजगार, तमाम विषय जो हैं उनके जहन में इस वक्त दौड़ रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके लिए ये उपचुनाव का मौका उन्हें जब मिला है तो वो भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए और जब गोपालगंज का रुख किया था उससे पहले संतोष पाठक जी से मेरा सवाल था कि संतोष जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने मना कर दिया इसलिए नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए नहीं गए, दूसरी तरफ फिर तमाम दूसरे तर्क दरकिनार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर बार बार चुनाव प्रचारों के दौरान क्यों कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार कैसे जाएंगे भाई, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या वो प्रचार कर पाएंगे? ऐसे कैंडिडेट की इसमें क्या बात है? आप गठबंधन में जब शामिल हैं विभा जी, तो आपको तो प्रचार करना ही होगा और करना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक विरासत है उसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। इस वजह से नीतीश कुमार जी ने पहले हम लोगों को धोखा दिया, उसके पहले आप ये सोचिए कि 2 उम्मीदवार हैं, अनंत सिंह जी के साथ कितने करीब रहे नीतीश कुमार जी मोकामा में। वो वहां से लगातार 4 बार सांसद रहे और मोकामा में जब वो चुनाव जीते थे उस समय अनंत सिंह जी की बड़ी भूमिका होती थी नीतीश कुमार जी के साथ। आज उसी अनंत सिंह जी को फंसाने के लिए नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी ने पता नहीं कितनी चालें चली। हमारी कुछ सहानुभूति भी है, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने भारत के राजनीति में खड़ी करने की कोशिश की है, धोखे की राजनीति की, आखिर वो किस मुंह से जाते मोकामा में वोट मांगने के लिए? सबसे बड़ा सवाल, जब ललन सिंह जी भी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले, तो उनसे लोगों ने ही स्वयं पूछा कि भाई आइए, आप ही की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, आप किसके लिए वोट मांगने आए हुए? तो इनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई नारा है, ना कोई नेता है। सिवाय धोखा देने की राजनीति के अलावा बिहार के समाजवादियों ने बिहार की जनता को और कुछ नहीं दिया है। ये एकदम स्पष्ट रूप से सच्चाई है। आज आपने देखा, आपके सभी संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में जो घूम रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें बदलाव की राजनीति करनी है और विकास की राजनीति करनी है। कई लोगों ने तो खुलेआम कहा कि हम कमल छाप को वोट देने जा रहे हैं। तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को खो चुके हैं। लालू जी बहुत पहले अप्रासंगिक हो गए थे। कुछ झूठ सच बोल के तेजस्वी जी को पिछले चुनाव में कुछ वोट जरूर मिले, कुछ सीटें भी उन्होंने जीती थी, लेकिन वास्तविकता यह है
कि ये दोनों समाजवादी धड़ों की राजनीति पिछले 30 वर्षों का जो कार्यकाल इनका रहा है, इसको देखकर जनता में भयंकर निराशा है और ये दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों के साथ जीत कर आएगी। चलिए, जीत के लिए अपना विश्वास रखना और जीत के लिए दावा करना ये तो विशेषाधिकार है और वो आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन एजाज साहब तो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एजाज साहब तो कह रहे हैं कि ये गलत बयानी है। एजाज साहब, सीधे तौर पर संतोष जी का जो बयान है, संतोष जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर मोकामा की ही बात कर ले, गोपालगंज को अभी साइड में रख देते हैं, मोकामा की ही बात कर लें तो अनंत सिंह को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आती रही, उन्हीं अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार कैसे आखिर जाते इस क्षेत्र में? जनता अगर सवाल पूछ देती तो क्या जवाब दे पाते? देखिए विभा जी, भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है वो परसेप्शन ग्राउंड जीरो पर आपके रिपोर्टर ने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया सभी भाजपा के साथ है। सभी मोकामा में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है और सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नेताओं के बयान को देख लीजिए, हर दिन ये बयान किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए, किस तरह से इन्होंने जो बिलो स्तर पर जाकर के बयान देने का सिलसिला शुरू किया है, ये लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रही है, जो कहती रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे सबसे ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता और नेता हैं, उस पार्टी की स्थिति और परिस्थिति दोनों उपचुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में दोनों जगह के उपचुनाव में जनता ने पकड़ने का काम किया और बताने का काम किया कि जनता कैसे पकड़ेगी। पाठक जी सुन लीजिए, पाठक जी सुन लीजिए, मजिस्ट्रेट चेकिंग में जनता कैसे पकड़ेगी, सुन लीजिए ना, उसके बाद आप सवाल है ना, आप उसके बाद सुन लीजिए। संतोष जी जरा सुनिए, इस वजह का सुन ले रहे हैं, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं लोग और स्पष्ट रूप से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव प्रचार में गए उनको जनता ने नकारने का काम किया। तब इन्होंने चिरौरी की राजनीति शुरू की और चिरौरी उस व्यक्ति के साथ की जिसके पिता के मरणोपरांत उनके क्वार्टर से किस तरह से उनको बेदखल किया, उनके प्रतिमा को किस तरह से अपमानित करने का काम किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोग अगर संविधान चित्र को भी अब उनके अनुशासन वाली राजनीति है कहाँ? संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय जी से ही पूछ लेती हूँ। संजय जी, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना, 5 साल से पहले कई बार सरकारों का बदल जाना, पहले जिसके खिलाफ खड़े हुए बाद में उसके साथ खड़े हो जाना, जनता तो कंफ्यूज है और अब जनता के फैसले पर तो सवाल उठाना ही बेमानी नजर आता है। अब जनता को जो सही लगेगा, जो ठीक लगेगा उम्मीदवार, उसे लगेगा कि चलो भाई पार्टियों पर और नेताओं पर तो यकीन रहा नहीं, कम से कम विधायकों पर ही यकीन कर ले। अब ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में, आपको नहीं लगता है? और बताने का काम किया कि आप जिस तरह से सुन भी लीजिए, जो गठबंधन के साथी दल हैं उनके साथ धोखाधड़ी किए हैं, उनके साथ आपने मजाक बनाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और ये थोड़ा इंतजार हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। जो हनुमान की राजनीति 2020 में किए, वो हनुमान स्पष्ट रूप से अपने अपमान को भी भूल गए और साथ ही अपने पिता के जो उनके कार्य थे भारत के लिए, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे बिहार के लिए, उन कार्यों को भी भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके संजय जी से इसलिए जानना चाह रही हूँ। संजय जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके भी अनुभवों से जनता के मूड को उन्होंने बापा होगा, पार्टियों को इतने सालों से वो देख रहे हैं और कई बार चर्चाओं के जरिए हमने देखा है कि जो प्रेडिक्शंस जनता क्या सोच रही है ये विश्लेषक पहले कर लेते हैं। संजय जी, मैं इसलिए ये जो सवाल आपके साथ रख रही हूँ कि क्या अब जनता सिद्धांत को रखकर जहन में वोट करने जाती है? सामने आ जाएगा। जनता क्या ये सोचती है कि भाई ये इस विधायक की छवि कैसी है, ये पार्टी कैसी है, ये पार्टी मेरे लिए कितना काम कर पाएगी? क्योंकि जनता को तो कंफ्यूज पार्टियों ने कर दिया है। बिहार की सियासत में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसमें जनता अब सिर्फ ये कर रही है कि अगर उसे उस वक्त जो ठीक लग रहा है वो चयन कर रही है। नहीं, देखिए, जनता ठीक सोचती है, जनता सोचने में कहीं कोई गलती नहीं करती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है।
अब पार्टी जिस व्यक्ति को कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारती है तो जनता भी कहीं इर्द गिर्द उनके सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये एक उनके सामने, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके, लेकिन मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जब वो उसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कोई दिखता है उनके सामने तो थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है। और जनता तो महसूस करती ही है कि हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, हमारे नौजवान पीढ़ी को रोजगार की जरूरत है, पलायन से बचने की जरूरत है, इंडस्ट्री से की जरूरत है, क्यों नहीं जनता सोचती है। मैं मोकामा की बात कर लूं तो इंडस्ट्रियों का जाल था कभी वहां पर, नेशनल टेक्सटाइल से लेकर के नेशनल कॉटन मिल था वहां पर सिंदूर की फैक्ट्री थी, ब्रिटेनिया की फैक्ट्री थी, कई फैक्ट्रियां जो थी वो धीरे धीरे कर करके वहां से चली गई। लेकिन संजय जी अब तो वो मोकामा की पहचान जैसे खत्म सी हो गई। मोकामा अब इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर नहीं जाना जाता है, उस इंडस्ट्री उस व्यवसाय के लिए नहीं जाना जाता। अब यहाँ मोकामा के भी जितने वोटर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए। ये तस्वीर क्यों बदलती रही है और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं कि भाई चलिए हमने इतना रोजगार दे दिया, अब अगली बार हम आएंगे तो इससे ज्यादा कुछ कर देंगे, हम पर विश्वास करके दिखाइए। ये बड़ा सवाल है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा क्यों नजर राजनीतिक पार्टियों में नहीं आती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ गोपालगंज से लगातार जुड़े हुए हैं और जब वोटर पहुंच रहे हैं उनके मिजाज को जानना, उनसे बातचीत करना आज बहुत महत्वपूर्ण है। अमित, गोपालगंज की बात हम कर रहे हैं। गोपालगंज की जनता जब यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है तो उसके ज़हन में जिन मुद्दों को वो दौड़ा कर लेकर चल रही है, वहां जब पहुंचती है, वोट कास्ट कर रही है, क्या कह रहे हैं यहां के लोग? देखिए, कमोवेश विवाह जो स्थिति है मोकामा की तरह ही है। यहाँ पे भी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। जो युवा हैं वो अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और अभी यहाँ पे अगर कहें तो वोटरों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। दूसरे मतदान केंद्र पे जब हम थे तो वहाँ लंबी कतार थी। ये मतदान केंद्र जो है 121 और 122 है, मॉडल बूथ है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग के निर्देश पे तमाम व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ बनाया गया है इसे। महिला जो है वो अत्यधिक संख्या में यहाँ पे बूथ का संचालन कर रही है, लेकिन वोटरों में उत्साह नहीं है। लेकिन हाँ, जिन वोटरों से हमने बात की, जो अहम सवाल आपने पूछा है, उसके मुताबिक जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि विकास हो, सबसे अहम मुद्दा है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि रोजगार युवाओं को चाहिए। तो एक युवा वोटर भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपके? आपने वोट कास्ट कर लिया? यस, अंशुमन। अंशुमन, ये बताइएगा कि गोपालगंज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है? पलायन रोकना, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहते हैं आप लोग जी। किस तरह का? मतलब हर तरीके से, रोड सही हो, नाली वगैरह सब साफ सुथरा हो, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम सब सही हो, युवाओं के हाथ में रोजगार हो। जी, वो तो है ही, वो तो होना ही चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी? हाँ, प्राइवेट। चलिए, जॉब किसी भी तरह को जॉब होना चाहिए। आपके तरह कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि रोजगार हो और बेहतर रोजगार उनके हाथ में हो और उन्हीं इरादों के साथ आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, वो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में और फिर भी कभी एग्जाम नहीं होता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नेता चाहिए जो आप लोग के रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ाए यहाँ पे। जी हाँ, सरल में बातों को उठाए। हाँ। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ पे जो युवा वोटर हैं वो सीधे तौर पे, चूंकि युवाओं से ही जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि रोजगार सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो युवाओं के लिए है और युवा यहाँ से अत्यधिक संख्या में प्लान यहाँ से करते हैं रोजगार के लिए, दूसरे राज्यों में जाते हैं। और खास तौर पे जो वोटर हैं वो इसी सोच के साथ की विकास तो चाहिए, रोजगार भी चाहिए। उनके दिमाग में कोई संशय नहीं है। वो जान रहे हैं कि अगर वो मताधिकार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तो किस तरह का विधायक उन्हें चाहिए, किस तरह का चुनाव वो करना चाह रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी गोपालगंज और मोकामा से लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच जहां पर बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, विधानसभा चुनाव का ऐलान। और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर
गुजरात चुनाव की तारीख कब तय की जाती है, तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।